नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 21 जून को, 2 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। आंसर 30 जनवरी को। अब देख लेते हैं व्याख्या। पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के उद्देश्य से भारत में 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस घर, बाहर, कार्यस्थल, सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने का आह्वान करता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न। तुलसी की पत्ती का उपयोग करने से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? सर्दी खांसी में राहत, मुंह की दुर्गंध से राहत, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, कान दर्द और सूजन में राहत। उपर्युक्त में से कौन से विकल्प सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। आंसर 1, 2, 3 और 4। अब देख लेते हैं व्याख्या। तुलसी की पत्ती का उपयोग करने से प्रश्नगत सभी लाभ प्राप्त होते हैं। तुलसी की पत्ती से सर्दी खांसी में राहत, मुंह की दुर्गंध से राहत, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, कान दर्द और सूजन में राहत, तनाव से मुक्ति, दस्त में आराम, चोट लगने पर राहत आदि फायदे होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिड डे मील योजना सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी? केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। आंसर तमिलनाडु। व्याख्या। सही उत्तर तमिलनाडु है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए मिड डे मील की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद औपचारिक रूप से तमिलनाडु ने मिड डे मील योजना 1962 में शुरू किया था। आधुनिक रूप में राष्ट्रीय स्तर पर इसे केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मिड डे मील के नाम से शुरू किया गया। अगला प्रश्न। मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फैट टैक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी, 0 कैलोरी। आंसर 0 कैलोरी। फैट टैक्स टैबलेट में 0 कैलोरी मात्रा पाई जाती है। अब देख लेते हैं व्याख्या। एक फैट टैक्स टैबलेट की मिठास 5 ग्राम चम्मच चीनी के बराबर होती है, लेकिन इसमें कोई भी कैलोरी नहीं होती है। फैट टैक्स टैबलेट एस्पार्टम से बना है। यह चीनी से कई गुना मीठा प्रोटीन भी उत्पन्न है और WHO, FSSAI, USFDA से मंजूरी प्राप्त पूरी तरह से सुरक्षित है। अब अगला प्रश्न। आम किसका एक मुख्य स्रोत है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी। आंसर विटामिन ए। व्याख्या। आम कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत होने के कारण यह नज़र दृष्टि में सुधार करने में मदद कर सकता है। आम मैंगो में एमाइलेज मौजूद होने के कारण पाचन शक्ति सुधारने में मदद कर सकता है। आम में विटामिन ए और सी मौजूद होने के कारण यह प्रतिरक्षा इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। अब अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लौह तत्व में धनी है? चावल, सेब, दाल, संतरा। आंसर दाल। अब देख लेते हैं व्याख्या। दाल लौह तत्व में धनी है। आहारीय लौह के महत्वपूर्ण स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, फलियां, किशमिश, अखरोट, नाशपाती, सभी अनाज, मूंग, मसूर दाल, चाकोर, बीज, सोयाबीन, मछली, यकृत, मुर्गा और अंडा इत्यादि हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन ओमेगा 3 वसा का मुख्य स्रोत है? दुग्ध उत्पाद, कॉड लिवर तेल, गेहूं उत्पाद, हरी सब्जियां। आंसर कॉड लिवर तेल। अब देख लेते हैं व्याख्या। कॉड लिवर तेल ओमेगा 3 वसा का मुख्य स्रोत है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों स्रोतों से ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। आपको बता दें कि यह अखरोट जैसे सूखे मेवों, अलसी, सूरजमुखी, कैनोडिया या सोयाबीन, स्प्राउट्स, टोफू, गोभी, हरी बीन्स, ब्रोकली, शलजम, हरी पत्तेदार सब्जियों और स्ट्रॉबेरी, रस भरी जैसे फलों में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मछली का तेल
भी ओमेगा 3 का मुख्य स्रोत है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह से प्रोटीन भोज्य पदार्थ है? बादाम, काजू, सोयाबीन, कुत्थी दाल। आंसर सोयाबीन। अब देख लेते हैं व्याख्या। सोयाबीन प्रोटीन भोज्य पदार्थ है। सोयाबीन के मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। आपको बता दें कि सोयाबीन में 42% प्रोटीन, 22% तेल, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी और 5% भस्म होती है, जबकि वहीं 100 ग्राम सोयाबीन में करीब 36.9 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन विभिन्न विटामिन, खनिज और आइसोफ्लेवोन्स जैसे लाभकारी यौगिकों का एक समृद्ध स्रोत है। अब अगला प्रश्न, दूध किसका खराब स्रोत है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, फाइबर। आंसर फाइबर का। व्याख्या, दूध फाइबर के लिए अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि दूध विटामिन, प्रोटीन और खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इसके अलावा यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। अब अगला प्रश्न, रुधिर का थक्का बनने के आवश्यक विटामिन हैं? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई। आंसर विटामिन के। व्याख्या, विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन के फाइटोनाइट्रियोन लीवर में सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण को बढ़ावा देता है और खून का थक्का बनाने में मदद करता है। अब अगला प्रश्न, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को, 12 सितंबर को, 15 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं व्याख्या। दुनिया भर में पहला विश्व हाथ धुलाई दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया था। तब से हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को बीमारियों और संक्रमणों से बचने के लिए साबुन से हाथ धोने के महत्व के बारे में जागरूक करना है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से संबंधित है? स्वच्छता की निगरानी हेतु नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की समिति, गांव के लोगों द्वारा चुनी गई समिति, गांव में स्वैच्छिक कामगारों की समिति और ग्राम पंचायत की एक उप समिति। आंसर ग्राम पंचायत की एक उप समिति। अब देख लेते हैं व्याख्या। ग्राम पंचायत की एक उप समिति ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से संबंधित है। अगला प्रश्न, अंडा किसका एक मुख्य स्रोत है? प्रोटीन का, विटामिन का, खनिज पदार्थ का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल 2 और 3, केवल 1, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आंसर 1, 2 और 3। व्याख्या, अंडा प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ का एक मुख्य स्रोत है। अंडे में 9 अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आपको बता दें कि इसमें विटामिन ए, बी, B12, विटामिन डी और विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा यह फॉलेट, सेलेनियम और कई खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। अंडे में मौजूद ओमेगा 3 विटामिन और फैटी एसिड दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, यदि जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल किस अवस्था में होगा? तरल अवस्था, वाष्प अवस्था, अर्ध ठोस अवस्था, तरल या गैस, दोनों अवस्था। आंसर तरल या गैस, दोनों अवस्था। ऑप्शन डी। व्याख्या, पानी प्रायः सामान्य दबाव पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। 0 सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था तरल और ठोस दोनों हो सकती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था तरल या गैस दोनों हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक और भाप का संघनन ताप होता है। अब अगला प्रश्न, हमारे शरीर का 70% भाग बना होता है खनिज पदार्थ का, मांसपेशियों से, अस्थियों से, जल से। आंसर जल से। ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या। चिकित्सकों के अनुसार मानव शरीर का 65 से 70% भाग जल तत्व ही है। यह हमारे शरीर का सबसे आवश्यक घटक है क्योंकि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अब अगला प्रश्न,
देश के गांवों में किस प्रकार का शौचालय सबसे उपयुक्त एवं किफ़ायती है? इको सैनिटेशन शौचालय, पिट शौचालय, सेप्टिक टैंक शौचालय। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आंसर केवल 2, पिट शौचालय। अब देख लेते हैं व्याख्या। पिट शौचालय गंधहीन, स्वच्छ और वैज्ञानिक होता है, इसलिए भारतीय गांवों में पिट शौचालय सबसे उपयुक्त एवं किफ़ायती है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1 नवंबर 2015 को, 1 नवंबर 2013 को, 1 नवंबर 2014 को, 1 नवंबर 2016 को। आंसर 1 नवंबर 2016 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। अब देख लेते हैं व्याख्या। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFFA 2013 को 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया है, जो 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ है। इसके बाद अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लागू कर दिया। हालांकि वर्ष 2016 तक केवल 2 राज्य केरल और तमिलनाडु छूटे थे। अतः 1 नवंबर 2016 को तमिलनाडु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला अंतिम राज्य बन गया है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, इनमें से कोई नहीं। आंसर विटामिन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। विटामिन की गोलियां जो पानी में आसानी से घुल सकती हैं, उन्हें पानी में घुलनशील विटामिन के रूप में जाना जाता है। ये शरीर के ऊतकों तक ले जाते हैं और शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं। अब अगला प्रश्न, मानव शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक विटामिनों की संख्या कितनी है? 12 विटामिन, 13 विटामिन, 15 विटामिन, 22 विटामिन। आंसर 13 विटामिन। व्याख्या। कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के विपरीत विटामिन और खनिज ऊर्जा या कैलोरी की आपूर्ति नहीं करते हैं। इसके बजाय वे ऊर्जा के निष्कासन और चयापचय के अन्य पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। आपको बता दें कि मानव शरीर को 13 प्रकार के विटामिन की ज़रूरत होती है, जिसमें 4 प्रकार के वसा घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हैं, और 9 प्रकार के पानी में घुलनशील विटामिन और 8 प्रकार के विटामिन बी, विटामिन सी शामिल हैं। अब अगला प्रश्न, अंडे की जल्दी में कौन सा असंतृप्त वसीय अम्ल पाया जाता है? ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, पाल्मिटोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। आंसर 1, 2, 3 और 4। अब देख लेते हैं व्याख्या। अंडे के पीले भाग को जर्दी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे एग योल्क भी कहते हैं। यह विटामिन व खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। इस भाग में अंडे की संपूर्ण वसा और कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन का लगभग 5वां हिस्सा होता है। USDA नेशनल न्यूट्रिएंट डाटाबेस के अनुसार एक 50 ग्राम के अंडे में जर्दी 17 ग्राम, लगभग 2.7 ग्राम प्रोटीन, 2.10 ग्राम कोलेस्ट्रॉल, 0.61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 4.51 ग्राम कुल वसा पाई जाती है। आपको बता दें कि अंडे की जर्दी में सबसे प्रचलित वसीय अम्लों वजन के अनुसार के संगठन में असंतृप्त वसीय अम्ल में ओलिक एसिड 47%, लिनोलिक एसिड 16%, पाल्मिटोलेइक एसिड 5% और लिनोलिक एसिड 2%, जबकि संतृप्त वसीय अम्ल में पामलिटिक एसिड 23%, स्टीयरिक एसिड 4% और मिरिस्टिक एसिड 1% होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या रक्त की मात्रा और रक्तचाप के लिए आवश्यक है? लौह तत्व, आयोडीन, सोडियम, फास्फोरस। आंसर सोडियम। अब देख लेते हैं व्याख्या। बॉडी में सोडियम की कमी से भी कई बीमारियां हो सकती हैं। खून में सोडियम शरीर में विद्युत संचालन में मदद करता है, जिसके कारण हम कोई काम सही से कर पाते हैं। सोडियम इलेक्ट्रोलाइट है जो शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पानी को नियंत्रित करता है। सोडियम की कमी को मेडिकल भाषा में हाइपोनेट्रेमिया भी कहते हैं। आपको बता दें कि सोडियम नियमित रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करता है। यह बॉडी में तरल पदार्थ का
संतुलन करता है और मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को सक्रिय करने में मदद करता है। चूँकि एक वयस्क व्यक्ति में सोडियम का स्तर 135 से 145 MEq/L के बीच होना चाहिए। अब अगला प्रश्न, हाइपरटेंशन को क्या कहा जाता है? सीक्रेट हत्यारा, स्टंट हत्यारा, साइलेंट हत्यारा, ब्लास्ट हत्यारा। आंसर साइलेंट हत्यारा। अब देख लेते हैं व्याख्या। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, जिसे कभी कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, इसको चिकित्सा पेशेवर साइलेंट किलर कहते हैं। उच्च रक्तचाप के रोगियों में यह एक गलतफहमी होती है कि वे बीमार महसूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए उच्च रक्तचाप को प्रायः पर साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि हाइपोटेंशन के मरीजों फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा से भरपूर आहार खाना चाहिए। अब अगला प्रश्न, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? साल्मोनेला, माइक्रोबैक्टीरियम, फाइजेला, विब्रो। आंसर साल्मोनेला, ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं व्याख्या। टाइफाइड बुखार आंत्र ज्वर साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड बुखार एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो दूषित पानी या भोजन के कारण होता है। यह आंतों के रास्ते को प्रभावित करता है और बाद में रक्त प्रवाह में फैल जाता है। चूँकि इसे आंतों का बुखार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से हमारी आंतों को प्रभावित करता है। अब अगला प्रश्न है, BMI किसका प्रतीक तत्व है? बॉडी मेडिकल इमेजिंग, बी मोटिवेटेड इंटरनली, बॉडी मास इंटरनली, बॉडी मास इंडेक्स। आंसर बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन डी। व्याख्या, एक स्वस्थ व्यक्ति का वेट उसकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए और लंबाई व वजन का अनुपात ही BMI या बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। BMI को कैलकुलेट करने का फार्मूला निम्न प्रकार है। BMI बराबर वजन बटे ऊंचाई गुणे ऊंचाई, या BMI बराबर वजन बटे लंबाई स्क्वायर। किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के आधार पर अगर उसका BMI इंडेक्स 18.5 से कम आता है तो वह सामान्य से कम BMI वाला है। आपको बता दें कि अगर आपका BMI स्तर 18.5 से 24.9 के बीच में है तो यह एकदम ठीक स्थिति में है। BMI स्तर अगर 25 या उससे ऊपर है तो सामान्य से अधिक है। ऐसे लोगों को दिल की बीमारी, स्ट्रोक, डायबिटीज होने का डर रहता है। अब अगला प्रश्न, रक्तचाप मापा जाता है पल्स ऑक्सीमीटर से, थर्मामीटर से, स्फेग्नोमीटर से और नेबुलाइजर से। आंसर स्फेग्नोमीटर से, ऑप्शन सी। अगला व्याख्या, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्फेग्नोमीटर कहते हैं। यह मुख्य रूप से रक्तचाप, हृदय गति और उसकी लय की निगरानी करने के लिए उपयोगी है। आपको बता दें कि स्फेग्नोमीटर का आविष्कार सैमुअल सिगफ्रिड कार्ल रिटर वान बाफ ने वर्ष 1881 में किया था। अब अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? वक्र, अग्नाशय, यकृत और हृदय। आंसर यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देख लेते हैं व्याख्या। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे भारी आंतरिक अंग है। यकृत मुख्य रूप से भोजन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। इससे एक पाचन किण्वक पित्तरस निकलता है जो वसा के विघटन में मदद करता है। चूँकि यकृत मध्य पट को स्पर्श करने वाली पेट की गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। अब अगला प्रश्न, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80/120 mmHg, 180/20 mmHg, 120/80 mmHg, 160/20 mmHg। आंसर 120/80 mmHg, ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। स्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की समान रीडिंग 120/80 mmHg होती है। यदि आपकी स्टोलिक रीडिंग 140 mmHg और डायस्टोलिक रीडिंग 90 mmHg से ज़्यादा है तो
यह डाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। जब बीपी 120/80 से ऊपर चला जाए तो ब्लड प्रेशर की हाई रेंज में शामिल होता है। यदि 140/90 चला जाता है तो इस अवस्था में हाइपरटेंशन कहते हैं। आपको बता दें कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से कई बीमारियों जैसे हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ने लगता है। अब अगला प्रश्न, दस्त का सामान्य कारण क्या है? प्रदूषित भोजन एवं जल, विषाणु संक्रमण, आंत में अच्छे बुरे जीवाणुओं का संतुलन या फिर उपर्युक्त सभी? आंसर उपर्युक्त सभी। अब देख लेते हैं व्याख्या। प्रदूषित भोजन एवं जल, विषाणु संक्रमण, आंत में अच्छे बुरे जीवाणुओं का असंतुलन आदि सभी दस्त का सामान्य कारण हो सकते हैं। प्रमुख वायरस जैसे नोरोवायरस, एस्ट्रोवायरस, वायरल हेपेटाइटिस आदि वायरस दस्त के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। यह वायरस प्रभावित व्यक्ति के पाचन तंत्र को बर्बाद कर देते हैं। बैक्टीरिया से प्रभावित होना भी दस्त के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। यह बैक्टीरिया किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र को बर्बाद कर देते हैं। अब अगला प्रश्न, टाइफाइड किस प्रकार का रोग है? विषाणु जनित, जीवाणु जनित, संक्रामक रोग, प्रदूषण जनित? आंसर जीवाणु जनित। व्याख्या, टाइफाइड बुखार आंत ज्वर साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड बुखार एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो दूषित पानी या भोजन के कारण होता है। यह आंतों के रास्ते को प्रभावित करता है और बाद में रक्त प्रवाह में फैल जाता है। इसे आंतों का बुखार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से हमारी आंतों को प्रभावित करता है। अब अगला प्रश्न, हाइपरग्लाइसीमिया का क्या तात्पर्य है? रुधिर में न्यून शर्करा लेवल, रुधिर में उच्च शर्करा लेवल, न्यून ग्लिसरीन लेवल, उच्च ग्लिसरीन लेवल? आंसर रुधिर में उच्च शर्करा लेवल। ऑप्शन बी। व्याख्या, हाइपोग्लाइसीमिया निम्न रक्त ग्लूकोज, निम्न रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होता है जब शर्करा का रक्त सामान्य से नीचे चला जाता है। इसका स्वीकृत स्तर 70 और 100 मिलीग्राम DL 3.9 और 5.6 mmol/L के बीच है। अतः जब ब्लड शुगर बहुत कम हो जाती है तो उस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। आपको बता दें कि इससे चक्कर आना, थकान, कमजोरी, सिर दर्द, ध्यान नहीं लग पाना, भ्रम, शराबी जैसा लगने वाला, असामान्य व्यवहार, ठीक से बोल ना पाना, धुंधला दिखना, सीजर और कोमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब अगला प्रश्न, हाइपरटेंशन को क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप, उच्च शर्करा लेवल, उच्च कैल्शियम लेवल, उच्च सोडियम लेवल? आंसर उच्च रक्तचाप। ऑप्शन ए। व्याख्या, हाइपरटेंशन शब्द चिकित्सकीय भाषा में हाई ब्लड प्रेशर है। यदि सिस्टोलिक प्रेशर 140 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg या इससे ज़्यादा हो जाता है तो यह हाइपरटेंशन होता है। समय पर भोजन न लेना, लंबे समय तक स्मार्टफोन का प्रयोग करना और व्यायाम न कर पाना आदि आधुनिक जीवन शैली के कारण उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। इनके अलावा लिंग, उम्र, जीवन शैली इत्यादि भी कुछ कारण हैं। अब अगला प्रश्न, पित्त की वाहिनियों के माध्यम से ग्रहणी में छोड़ा जाता है जिसे कहा जाता है सामान्य पित्त नली, अग्नाशयीय पित्त नली, मौखिक पित्त नली, मूत्र पित्त नली? आंसर सामान्य पित्त नली। ऑप्शन ए। व्याख्या, सामान्य यकृत वाहिनी फिर पित्ताशय से सिस्टिक वाहिनी के साथ जुड़कर सामान्य पित्त नली बनती है। यह यकृत से ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग तक चलता है। सामान्य पित्त नली एक छोटी ट्यूब जैसी संरचना होती है जहां सामान्य यकृत नलिका और सिस्टिक नालिका जुड़ती है। इसकी शारीरिक भूमिका पित्ताशय से पित्त को ले जाना और छोटी आंत ग्रहणी के ऊपर भाग में खाली करना है। सामान्य पित्त नली पित्त प्रणाली का हिस्सा है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वयस्कों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है? हीमोफीलिया, यक्ष्मा, न्यून ग्लिसरीन लेवल, अस्थिमृदुता? आंसर अस्थिमृदुता। ऑप्शन डी। व्याख्या, अस्थिमृदुता, अस्थिसोफिरता या ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है
जो एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें हड्डियों को सख्त बनाने की क्षमता कम होने के कारण काफ़ी नरम हो जाती है। आपको बता दें कि कैल्शियम या फास्फोरस जैसे खनिज हड्डियों में पाए जाते हैं और संरचना और स्थिरता प्रदान करते हैं। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का स्तर विटामिन डी द्वारा नियंत्रित होता है। अब अगला प्रश्न है, जटिल अणुओं को अधिक सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आहरण, अपवर्तन, विवर्तन, पाचन। आंसर पाचन। व्याख्या, पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें उदाहरण के लिए रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। चूँकि पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। अब अगला प्रश्न, वह स्थान क्या कहलाता है जहाँ मल अस्थायी रूप से जमा होता है? कायकुम, पेट, ग्रहणी, मलाशय। आंसर मलाशय। ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या, बृहदान्त्र के अंतिम भाग को मलाशय रेक्टम कहते हैं। मानव और कुछ अन्य स्तनधारियों का मलाशय सीधा स्ट्रेट होता है। मानव का मलाशय लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। आपको बता दें कि मलाशय एक ऐसा चैम्बर है जो बड़ी आंत के अंत में शुरू होता है, सिग्मॉइड कोलोन के तुरंत बाद गुर्दा पर ख़त्म होता है। मलाशय गुर्दा के ऊपर पाचन तंत्र का खंड है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इलियम की लंबाई है? 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.9 मीटर, 3.5 मीटर। आंसर 3.5 मीटर। ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या, इलियम छोटी आंत का सबसे लंबा और अंतिम खंड है। इलियम लगभग 3.5 मीटर या 11.5 फीट लंबा या छोटी आंत की लंबाई का लगभग 3/5वां हिस्सा होता है और जेनुनम से इलियोफेकल वाल्व तक फैला होता है। यह किसी भी अंतिम पोषक तत्व को अवशोषित करता है जिसमें प्रमुख अवशोषण उत्पाद विटामिन बी12 और पित्त एसिड होते हैं। अब अगला प्रश्न, घुलनशील आहार फाइबर के स्रोतों में शामिल है। बीन्स और ओट्स, जौ, सब्जियों और फल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है या है? केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आंसर 1, 2 और 3। बीन्स और ओट्स, जौ, सब्जियां और फल तीनों सही हैं। अब देख लेते हैं व्याख्या, घुलनशील आहार फाइबर के स्रोतों बीन्स और ओट्स, जौ, सब्जियां और फल भी शामिल हैं। रोजाना कम से कम 25 ग्राम फाइबर भोजन में होना चाहिए। अधिकांश फल जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है उनमें घुलनशील फाइबर होते हैं, जैसे अमरूद, सेब, नेक्टाराइन, नाशपाती, एवोकाडो और खुबानी। जबकि घुलनशील फाइबर से भरपूर सब्जियों में ब्रसेल्स स्प्राउट्स, शकरकंद, ब्रोकोली, गाजर और शलजम शामिल हैं। ब्रोकोली में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइमों के लिए सहायकारक के रूप में कार्य करने वाला खनिज है? लोहा, अटैन, मीथेन, पोटेशियम। आंसर पोटेशियम। ऑप्शन डी। व्याख्या, पोटेशियम प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में उपयोग किए जाने वाले एंजाइमों के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। पोटेशियम शरीर की कोशिकाओं में विद्युत गतिविधि को बनाए रखता है। जब पोटेशियम का स्तर कम होता है तो यह उच्च विद्युत गतिविधि वाली कोशिकाओं जैसे तंत्रिकाएं, मांसपेशियां और हृदय को प्रभावित करता है। आपको बता दें कि जब पोटेशियम का स्तर 3.6 mmol/लीटर से कम होता है तब पोटेशियम की कमी या हाइपोकैलेमिया होता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक गुहा का कार्य है? केवल स्नेहन, केवल रासायनिक पाचन, स्नेहन और रसायन पाचन, सिंथेटिक एंजाइम जारी करना। आंसर स्नेहन और रसायन पाचन। ऑप्शन सी। व्याख्या, स्नेहन और रसायन पाचन मौखिक गुहा का कार्य है। मौखिक गुहा पाचन तंत्र का पहला भाग है। यह भोजन को निगलकर ग्रहण करने, उसे चबाकर छोटे कणों से तोड़ने और लार के साथ मिलाने के लिए अनुकूलित है। अब अगला प्रश्न, ऐसे रासायनिक यौगिक क्या कहलाते हैं जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं लेकिन चयापचय और समान वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? खनिज पदार्थ, लिपिड,
कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। आंसर विटामिन, ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या। विटामिन भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। रासायनिक रूप में विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। आपको बता दें कि विटामिन शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन चयापचय और सामान्य वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। अब अगला प्रश्न, पोषक तत्वों के अधिक सेवन को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? केवल अतिपोषण, केवल कुपोषण, अतिपोषण और कुपोषण, संतृप्त पोषण। आंसर अतिपोषण और कुपोषण, ऑप्शन सी। पोषक तत्वों के अधिक सेवन को अतिपोषण और कुपोषण कहते हैं। कुपोषण मलन्यूट्रिशन में शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा नहीं मिलती है। इनमें अल्प पोषण और अतिपोषण दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को कौन पेप्सिन में बदलने वाला अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलने का काम करता है। अब देख लेते हैं व्याख्या। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलने वाला अम्ल है। यह बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक प्रजातियों को नष्ट करने में मदद करता है। यह भोजन के संरक्षक के रूप में भी काम करता है। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को तोड़ता है और पाचन एंजाइम प्रोटीन को विभाजित करता है। अब अगला प्रश्न, रतौंधी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। व्याख्या। विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, की कमी के कारण रतौंधी और कार्निया और त्वचा की कोशिकाओं का फल की भवन। अगला प्रश्न, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को कौन पेप्सिन में बदलने वाला अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलने का काम करता है। अब देख लेते हैं व्याख्या। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलने वाला अम्ल है। यह बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक प्रजातियों को नष्ट करने में मदद करता है। यह भोजन के संरक्षक के रूप में भी काम करता है। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को तोड़ता है और पाचन एंजाइम प्रोटीन को विभाजित करता है। अब अगला प्रश्न, रतौंधी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। आंसर विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब देख लेते हैं व्याख्या। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी और कार्निया और त्वचा की कोशिकाओं का फल की भवन हो जाता है। इसकी कमी से आँखों में रतौंधी, रात में दिखाई देने में मुश्किल, आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे तथा कार्निया सूखना शुरू हो जाता है। अब अगला प्रश्न, WHO का पूरा नाम क्या है? विश्व हेल्थ ऑर्डिनेंस, विश्व उपचार अध्यादेश, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य मोटापा। आंसर विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी। व्याख्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। आपको बता दें कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषंगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संचार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। इसलिए WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। अब अगला प्रश्न, कैल्शियम के स्रोतों में शामिल है पत्ता गोभी और मेवा, दूध और बीन्स, पनीर और अंडे की जर्दी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल 2 और 3, केवल 2, 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। आंसर 1, 2 और 3, ऑप्शन डी। कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स दूध को माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नियमित रूप से दूध का सेवन करना चाहिए। सोयाबीन या सोया में अच्छी मात्रा में कैल्शियम मात्रा पाया जाता है। बादाम हाई कैल्शियम वाले फूड्स में बादाम को बेहद ऊपर रखा जाता है। अंडे प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं, लेकिन इनमें कैल्शियम भी पाया जाता है।
कैल्शियम के अच्छे प्राकृतिक स्रोत दूध, पनीर, दही, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गाजर, अरबी, मूली और पत्ता गोभी, मटर, फलियां, सीताफल, तुरई, लहसुन, अनानास, पपीता, लीची, जामुन, अमरूद, अनार आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे पानी पीने के लिए सुरक्षित बनता है? उबालना और फिल्टर करना, धूप में भी संक्रमित करना, पानी में मौजूद कणों को पेंदी में बैठ जाने देना। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आंसर 1, 2 और 3, ऑप्शन डी। व्याख्या, उबालना, क्लोरीन मिलाना, फिल्टर करना, धूप में भी संक्रमित करना, पानी में मौजूद कणों को पेंदी में बैठ जाने देना, सभी विधियां पानी पीने के लिए सुरक्षित बनाती हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के थक्के जमने और दांतों और हड्डियों के रखरखाव के लिए आवश्यक खनिज है? आयोडीन, कैल्शियम, तांबा, क्रोमियम। आंसर कैल्शियम। अब देख लेते हैं व्याख्या। कैल्शियम एक ऐसा खनिज है जो कि मजबूत दांतों और हड्डियों के विकास के साथ साथ मांसपेशियों के संकुचन और कुछ हार्मोन्स और एंजाइमों के स्राव के बहुत आवश्यक है। कैल्शियम व्यक्ति के साथ शिशुओं के लिए भी कैल्शियम उच्च खाद्य पदार्थ माना जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व कई एंजाइमों को सक्रिय करता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? लोहा, जिंक मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। आंसर लोहा। अब देख लेते हैं व्याख्या। लोहा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और पौधों में एक एंजाइम सहकारक के रूप में मौजूद होता है। आयरन की कमी से इंटरवेनल क्लोरोसिस और नेक्रोसिस हो सकता है। आयरन एंजाइमों और अणुओं का एक प्रमुख तत्व है जो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं में शामिल होता है। लोहा शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। यह रक्त की लाल कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन का आवश्यक अंग है। आपको बता दें कि यह यकृत, प्लीहा और मेरुदंड में जमा रहता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर हीमोग्लोबिन बनाने के काम आ सके। अब अगला प्रश्न, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? गांव के लोग, ग्राम पंचायत, स्वास्थ्यकर्मी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आंसर 1, 2 और 3। अब देख लेते हैं व्याख्या। गांव में समुचित स्वच्छता गांव के लोग, ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य कर्मी आदि की जिम्मेदारी है। प्रधान अथवा सरपंच गांव में स्वच्छता का प्रबंध करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति BHFNP का गठन ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य और उसके सामाजिक निर्धारकों से संबंधित मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई करने के लिए किया गया था। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कुपोषण में शामिल नहीं है? अपर्याप्त पोषक तत्वों की खपत, पोषक तत्वों का अधिक सेवन, पोषक तत्वों की अधिक हानि, प्रोटीन की संतृप्ति। आंसर प्रोटीन की संतृप्ति, ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या। प्रोटीन की संतृप्ति कुपोषण में शामिल नहीं है। प्रोटीन का उपयोग शरीर में कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि ऊतकों का निर्माण और मरम्मत, एंजाइमों का निर्माण, हार्मोन का निर्माण, प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण, ऊर्जा का उत्पादन, रक्त का निर्माण, त्वचा, बाल और नाखूनों का निर्माण आदि। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।